मैं इसकी बातें खामोशी से सुन रही थी, जो कि कह रहा था, चलो शाबाश, जल्दी से अपनी शर्त पूरी करो। तुम सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी, पूरे स्टूडेंट्स के सामने कहोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी मिन्नत करोगी कि मैं तुमसे शादी करूं, और बहुत मिन्नत भरे लहजे में कहना होगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझे तुम किस करोगी, वो भी पूरी यूनिवर्सिटी के सामने, और तुम्हें मेरे होठों पर किस करना होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि होठों पर किस कैसे करते हैं और कितनी शिद्दत से करना होता है। वो ये सब बातें मेरे सामने बहुत गुस्से लहजे में बोल रहा था। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ रहे थे। मैं तो इसकी बातें सुनकर मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे कानों में खून आना जैसा हो गया था। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज सलमान, मैं पूरी दुनिया भर में बदनाम हो जाऊंगी। हम एक बंद क्लास में थे और मैं सलमान के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रही थी और इसके सामने ज़ारो खता रो रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगा, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है जो कि इससे भी भयानक है, और जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा इसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगी और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। खुदा के लिए सलमान, मुझ पर रहम करे। मैं सबके सामने जलील हो जाऊंगी और बदनाम होकर रह जाऊंगी। ऐसा मेरे साथ कुछ भी मत करो। मैं इसके सामने मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन बस वो मुझे बेतासीर होकर बस देखे जा रहा था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही मिनट है। तुम यूनिवर्सिटी में बीच में खड़े होकर पूरी शिद्दत से मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी और सबके सामने मेरे होठों पर किस करोगी। अगर ये सब तुमने नहीं किया तो जो कुछ तुम्हारे साथ होगा तो सब तुम पर थूकेंगे। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं सलमान से कहने लगी, दूसरी सूरत में भी बदनामी है और पहली सूरत में भी जिल्लत है। तुम किस बात की मुझे सजा दे रहे हो सलमान? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो, मुझे बदनाम मत करो। वो मेरी बातें सुनकर तंजिया मुस्कुराया था। कहने लगा, याद करो वो दिन फरीहा, मैंने भी एक दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था और तुम्हारे सामने अपनी आंखों में आंसू लाया था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? याद है तुम्हें वो दिन? ये कहते हुए वो मेरी आंखों में अपनी लहू रंग आंखें गाड़ कर देख रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ जुनून, नफरत और वहशत थी। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली और इससे कहने लगी, तुमने तो कहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अभी भी दोस्त है ना। और सलमान, मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा तो नहीं होती। फिर सलमान मेरी बात को अनसुना करके कहने लगा, चलो पूरे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, चलो जल्दी से आओ, वक्त नहीं है मेरे पास। ये कहकर इसने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और यूनिवर्सिटी के बीचों बीच पार्क में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और यहाँ पर काफी गहमा गहमी थी। और सलमान यहाँ पर खड़े होकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगा। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट अटेंशन प्लीज। और सभी लोग सलमान की तरफ मुतवज्जा हुए। फिर वो सबसे कहने लगा, ये सामने जो लड़की है ना फरीहा, ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरी तो सबके सामने जान निकली थी। सलमान मुझसे कहने लगा, चलो अब बताओ फरीहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देखो सब यहीं पर हैं और तुम्हें सुन रहे हैं। मेरे जितने भी क्लास फेलोज थे वो सभी हमारे पास आकर खड़े हो गए और दूर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारी तरफ मुतवज्जा हुए थे। मैं रोते हुए सभी को देख रही थी और मुझे यहाँ पर खड़े रहना दो भर लग रहा था। फिर सलमान जोर से कहने लगा, कमान शुरू हो जाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी इस बात का क्या नतीजा निकलेगा। यह रास्ता भी बदनामी से भरा हुआ था, मगर मैं बेहद मजबूर थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने सलमान से कहने लगी कि सलमान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? आई लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। मैं सबके सामने मैं अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहती हूँ। ये कहते हुए मैंने बंद आंखों से सलमान के होठों पर अपने होंठ रख दिए और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिल्लत के गहराइयों में गिर गई हूँ। फिर अगले ही लम्हे सलमान ने मुझे जोर से धक्का दिया
और फिर कहने लगा, मैं तुम जैसे बेशरम लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता जो सबके सामने ऐसी घटिया हरकत करे। तुम जैसी लड़कियों के लिए लड़के बदनाम होकर रह जाते हैं। मैं तुम जैसी को नफरत भी करना पसंद ना करूं। आई हेट यू फरीहा। ये कहकर वो यहाँ से जा चुका था और सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये कितनी बेशरम लड़की है जो ऐसी घटिया हरकतें कर रही है और खुले आम लड़कों के साथ बेहयाई कर रही है। मैं कुछ नहीं बोली थी और कई सारे लोगों ने मेरी वीडियो भी बना ली थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं तेजी से यहाँ से भागते हुए अपने घर गई थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी थी। जो कुछ मैं वहां करके आई थी, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अगर मेरे बाबा को मालूम हो गया तो वो तो शर्म से ही मर जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैंने फैसला कर लिया था। मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी थी कि मैं रात के अंधेरे में घर से भाग जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। मैं ऐसी जिंदगी हरगिज भी जीना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता था कि सलमान मेरे साथ ये सब भी कर गुजरेगा। 1 महीने बाद ही मेरी शादी थी और मैं मजबूरन जो कुछ यूनिवर्सिटी में सबके सामने करके आई थी, यकीनन किसी न किसी ने वीडियो मेरी बना ली होगी और वीडियो वायरल हो गई तो यकीनन मेरा मंगेतर मुझसे शादी नहीं करेगा और इस सब के लिए मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे बाबा और मेरे घर वाले बहुत शरीफ लोग थे, निहायत ही शरीफ लोग थे और एक शरीफ घराने के लिए ऐसी बात मर जाने के मुतरादिफ होती है। बेहतर था कि मैं खुद ही मर जाती। सलमान तो बस मुझे जलील और रुस्वा करना चाहता था और वो मुझे जलील और रुस्वा करने में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन मैं ऐसी रुस्वाई की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी माँ तो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि फरीहा तुम्हें क्या हुआ है? जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे में घुस गई हो और ना ही कुछ खा पी रही हो। मैं अम्मा से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे भूख नहीं है और मैं बस कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, थोड़ी वक्त के लिए सोना चाहती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द है। अब मेरी माँ यहाँ से जा चुकी थी और मेरी छोटी बहन मेरे लिए चाय बनाकर ले आई थी और मेरे पास ही बैठकर कुछ बातें करने लगी। लेकिन मैं इसकी बातों को गौर ही नहीं कर रही थी, बल्कि गायब दिमागी से इसकी बातें सुन रही थी। फिर एकदम से कहने लगी, ओहो आपी, आपको पता है सोशल मीडिया पर कैसे कैसे वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक तो ये लड़कियां भी एहतियात नहीं करती। इसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे जैसे जान निकलने वाली थी। फिर मैंने इसका फोन झट से इसके हाथ से छीन लिया, मगर मेरी बहन तो कोई और ही वीडियो देख रही थी और मुझे ऐसा लगा अभी कुछ देर बाद ही यूनिवर्सिटी में रोनुमा होने वाला वाकया शायद किसी भी पल वायरल हो जाएगा। मैं बहन से कहने लगी, साइमा अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। मेरी बात सुनकर साइमा कमरे से चली गई थी और मैं दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे ये रंग भी दिखा सकती है। मेरा कसूर तो कोई इतना बड़ा भी नहीं था। रात को 12 बजे का वक्त था और घर में सन्नाटे का राज था। सभी घर वाले सो चुके थे और मेरी छोटी बहन जो मेरे पास ही लेटी हुई थी वो भी सो गई थी। मैं चुपचाप उठी और काली चादर से खुद को लपेटकर घर से बाहर निकल गई। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। मेरी वजह से मैं अपने घर वालों को बदनामी सहने नहीं दूंगी। सलमान ने जो मुझसे बदला लिया था, ऐसा मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने अपनी आंसू साफ किए और दबे पांव बड़ी एहतियात से घर से बाहर निकल चुकी थी। सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी और मैं अंधाधुंध सुनसान सड़कों पर भागने लगी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर एक रिक्शे वाला इस सड़क से गुजर रहा था। मुझे इस सुनसान सड़क पर अकेला देखा तो वो भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। कहने लगा, बीबी जी कहाँ जाना है? मैं कहने लगी, इससे मुझे नटचीटी जाना है। रिक्शे वाले ने मुझे किराए बताया और मैं रिक्शे में बैठ गई। अभी भी मेरी आंखों में आंसू जारी थे। अभी भी मैं बार बार अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। बहुत ही मुश्किल काम है अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म करना। रिक्शे वाला भी बार बार पलट पलट कर मुझे देख रहा था। मैं कभी तो इससे अपना चेहरा छुपा लेती, कभी अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगती।
रिक्शे वाला भी मुझे पल पर उतार कर वहीं खड़ा हो गया। मैं रिक्शे वाले से कहा, मैंने आपको आपका किराया दे दिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो कहने लगा, बेटा बुरा ना मान, तुम अकेली हो बेटा, और यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं कहने लगी, मैं कुछ भी करूंगी, आपको इससे क्या, आप जाए यहाँ से। वो रिक्शे वाला अपने खंधे उचकाते हुए यहाँ से जा चुका था। मैंने आंखें बंद की और पल के नीचे कूदकी लगी शर्त मैंने अपने सामने सलमान का हाथ देखा, फिर इसके हाथ पे हाथ रख दिया। लग गई शर्त, मैं कुछ सोच कर कहा, सोच लो फरीहा, ये ना हो कि शर्त पूरी करने के बाद तुम अपनी बात से मुकर जाओ। सलमान ने दोबारा से मुझे कहा था, अरे नहीं, मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन था। वो कहने लगा, आसान मुश्किल को रहने दो, बस ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हारा पेपर क्लियर करवा दिया और तुम्हें पासिंग मार्क्स भी दिलवा दिए तो क्या तुम मेरी शर्त मान लोगी। अभी तक सलमान ने यह शर्त ही नहीं बताई थी और बिना शर्त सुने ही मैंने मान ली थी। वो कहने लगा, फरीहा मुझे तुम पर यकीन नहीं है। सलमान क्या हो गया है तुम्हें, हम पिछले 3 साल से एक साथ पढ़ रहे हैं, मैंने आज तक तुम्हारे साथ वादा खिलाफी नहीं की। वो कहने लगा, फिर भी इस खाली पेपर पर तुम साइन करोगी, फिर मैं भी साइन कर देता हूँ और फिर मैं इस पेपर में लिख दूंगा कि तुम मेरी शर्त पूरी करोगी। अगर मैंने तुम्हें एग्जाम में पास करवा दिया तो मेरी शर्त पूरी करने की पाबंद रहोगी। मैं इससे पूछने लगी कि अगर तुम हार गए सलमान तो क्या करोगे, क्या तुम मेरी शर्त मानोगे। मैंने सलमान से पूछा तो कहने लगा, हाँ बताओ क्या करना होगा। मैं सलमान को बड़ी हकारत भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी, तुम यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट के सामने मेरा सैंडल उतारोगे और अपने सर पर मारोगे कि तुम हार गई मुझसे। बताओ मंजूर है तुम्हें ये शर्त। मैं इसे अपनी शर्त बता चुकी थी, लेकिन सलमान ने मुझे अभी तक अपनी शर्त नहीं बताई थी कि ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। कुछ पल तो वो मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। फिर मैंने इसे पूछा, चलो अब अपनी शर्त मुझे बताओ। वो कहने लगा, हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले इस खाली पेपर पर साइन करो। फिर हम दोनों ने इस खाली पेपर पर साइन कर दिया। मुझे तो यकीन था कि वो मुझे पेपर से पास नहीं करवा सकता, क्योंकि पेपर वैसे भी आउट ऑफ आया था और बहुत गंदा हुआ था। पास होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो 10 नंबर की भी कोई उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मुझे तो अंदाजा हो गया था कि यकीनन इस बार मुझे घर वालों से डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। तबरेज मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था और इंग्लैंड में जॉब करता था। तबरेज के माँ बाप ने आकर तबरेज के नाम की अंगूठी मुझे पहनाई गई थी। 1 महीना बाद तबरेज को आना था और मेरी शादी तबरेज से 1 माह बाद होने वाली थी, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया तो कोई बात नहीं थी, वैसे भी 1 महीने बाद तो मेरी शादी ही होनी थी। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेलने वाली है। ये फिर सलमान अपना बदला और नफरत अपने सीने में रखे हुए हैं। मुझे इस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। जिस वक्त मेरा रिजल्ट आया था मैं थी सभी पेपर्स में पास हो गई थी, और जो पेपर मेरा सबसे बुरा गया था और इस पेपर से सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, ये देख के तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने बलजिस्ता सलमान की तरफ देखा था तो वो मुस्कुरा रहा था। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं था कि सलमान मुझसे कौन सी शर्त मनवाने वाला है, लेकिन मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए और मैं पास हो गई। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो मैं सलमान से पूछने लगी, बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें, और ये बताओ तुमने ये सब कैसे किया। मुझे तजस्सुस हुआ। वो कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं खाना, और फिर कहने लगा तुम्हें मेरी शर्त याद है ना फरीहा। मैं कहने लगी, हाँ हाँ मुझे याद है, यकीनन तुम कुछ खाने पीने को ही मांगोगी। चलो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें खाने के लिए। मैं तो अपने ही तरंग में बोल रही थी। फिर सलमान ने अगले ही पल ये कैसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कहने लगा, तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम मेरे होठों पर किस करोगी। ये सुनना था कि पहले तो मुझे यकीन नहीं आया और फिर इस पर मुझे शदीद गुस्सा आया था। तुम होश में तो हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया है, तुम ये मुझसे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह की बातें करने की। वो कहने लगा, मुझे गुस्सा और अकड़ से बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, थोड़ा ठंडी होकर बात करो मुझसे, मैं ऐसा लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहा था तुमने मुझसे कि अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो तुम मेरी शर्त मानोगी। मैं बड़े गुस्से से इसे देख रही थी, वो खुद भी बड़ा गुस्सा था मुझ पर।
कहने लगी, मैं इसे घटिया शर्त कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया इंसान हो। मैं तुम्हारी शर्त किसी भी हाल में पूरा नहीं करूंगी। जाओ तुम यहाँ से। इससे पहले कि मैं क्लासरूम से बाहर निकलती, सलमान ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया था, अपने बराबर खड़ा कर दिया था और अपने जेब से वो पेपर निकालकर मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बाहर जाने से पहले ये तुम पढ़ लो। वो पेपर जोर से मेरे मुंह पर लगकर जमीन पर गिरा था और जैसे ही मैंने वो पेपर उठाकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जिस खाली पेपर पर साइन किया था वो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि निकाहनामा था और इसी पेपर पर सलमान ने भी साइन किया था। कहने लगा, मेरी बात तुमने कभी भी नहीं मानी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सामने वो नहीं कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारी शादी 1 महीना बाद है ना, तो इसी दिन मैं तुम्हारे शौहर के सामने एक निकाहनामा रख दूंगा। अब तुम पूरे हक से मेरी बीवी बन चुकी हो, इसलिए निकाह पर निकाह तो कर ही नहीं सकती। इसकी बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। क्या तुमने इसीलिए मेरे हाथ से करवाया था साइन? मैं ऐसे निकाह को हरगिज भी नहीं मानती जो धोखा करके मेरे हाथ से साइन करवाया हो। मैं तुम्हें अपना शौहर हरगिज भी नहीं मानती। वो कहने लगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ और ये बात तुम्हारा मंगेतर भी मान जाएगा। तुम्हारी बारात वापस चली जाएगी और इतनी बड़ी बदनामी के बाद तो तुम्हारा बाप मर ही जाएगा और तुम्हारी माँ भी अपनी जान दे देगी और बस तुम्हारे मुकद्दर में जिल्लत की जिंदगी लिख दी जाएगी। फरीहा, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। अब तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करती हो वो तुम्हारी मर्जी है। मेरे तो होश ही उड़कर रह गए थे। मैं फटी फटी आंखों से इसको देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सलमान इतना घटिया निकलेगा। इस वक्त तो मेरा दिमाग मफलूज होकर रह गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं सोचने समझने से खासिर हो गई थी। वो कहने लगा, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर इस निकाह में कोई इसने सबके सामने बता दिया तो कोई भी इसकी तस्दीक नहीं करेगा कि वो सच्चा है या झूठा है। मेरी बारात वाकई ही चली जाएगी और मेरी शादी टूट जाएगी। अब मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। मैं बेतहाशा रो रही थी और सलमान के आगे गिड़गिड़ाकर इसे मिन्नत समाजत करने लगी थी, लेकिन सलमान ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं इसी पल में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही ये पल में मैं कूदी थी तो इसी वक्त किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा था। मैं तो पूरी की पूरी लटक चुकी थी, लेकिन मेरी कलाई किसी की मजबूत गिरफ्त में थी। मैंने सामने खड़े शख्स को देखा तो वो एक नौजवान लड़का था। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? चलो ऊपर आओ, अपना दूसरा हाथ भी दो। मैं इससे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा है मुझे बचाने को? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मरना है, छोड़ो मुझे। मैं इससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन वो शख्स मेरा दूसरा हाथ भी पकड़कर मुझे ऊपर खींचा और जबरदस्ती मुझे खींच कर निकाला। बजाय इसके कि मैं इसकी शुक्रगुजार होती कि इस लड़के ने मुझे हराम मौत मरने से बचाया था, मैं इसे मुक्के मारने लगी। तुमने मुझे क्यों बचाया? जाओ तुम यहाँ से। तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? इसने मजबूरन मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और झिंझोड़ के रख दिया। क्यों हराम मौत मरने की जिद कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी, मैं बस मर जाना चाहती हूँ। नहीं जीना तो बस नहीं जीना। वो कहने लगा, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानता। तुम क्यों अपनी जान लेना चाहते हो? ये देखो, ऐसी मौत मरना हराम है और अल्लाह ताला इस काम से बहुत नफरत करता है। मैंने कहा, तो फिर मैं और क्या करूं? मेरा पास इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये कहकर मैं इसके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वो नौजवान कहने लगा, तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इसे सच बता सकूं। मैं इससे कहने लगी, मैं यह गरीब घराने की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं अकेली हूँ और मैं अपने चाचा चाची के पास रहती थी। लेकिन अगर मैं आज इस घर से ना भाग कर आती तो चाची मेरी शादी एक बूढ़े से कर देती। इस दुनिया में मेरा सहारा कोई भी नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे घर से भाग आकर यहाँ खुदकुशी करनी पड़ रही थी। वो नौजवान तो कुछ देर के लिए मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हैं कि क्या करना है। अब मैं कुछ सोचकर इस लड़के के साथ गाड़ी में बैठ गई। इस लड़के का नाम अली था, लेकिन मेरे दिल में यह खौफ आ रहा था कि ये शख्स मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे।
लेकिन जब इसकी शक्ल देखती तो वो शरीफ इंसान लगता था और काफी संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। कहने लगा, मैं यहीं से गुजर रहा था जब तुम इस पल के पास खड़ी हुई थी। तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम यही कारनामा अक्सर अंजाम देने लगी होगी। देखो, बुरे हालात से बचने का ये तरीका बुज़दिल लोग ही अपनाते हैं, जो कि तुम भी वही अपनाने जा रही थी। 15-20 मिनट की मुसाफियत के बाद गाड़ी एक बंगले पर जाकर खड़ी हो गई और हारन बजते ही चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। गाड़ी जैसे ही पोर्च पे खड़ी हुई, अली खुद गाड़ी से उतरा था और फिर दूसरा दरवाजा खोलकर इसने मुझे भी नीचे उतरने के लिए कहा था। मैं नीचे उतरी, लेकिन अंदर जाने से घबरा रही थी। अली जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुआ तो इसकी बूढ़ी दादी बैठी हाथ में स्टिक पकड़े माथे पर बल डाले इसका इंतजार कर रही थी। कहने लगी, ये वक्त है तुम्हारा घर आने का, इधर आओ जरा, तुम्हारे मैं कान खींचती हूँ। लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा तो हैरत से इसका सीना थक हार गया था। कहने लगी, अली, ये लड़की कौन है? कहीं तुम इसे निकाह करके तो नहीं ले आए? ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। अली कहने लगा, तो और क्या, मैं इससे निकाह करके ही तो इसे लाया हूँ। मैंने कहा, वैसे तो आपके लिए मुझे कोई भी पक्की मुलाजिमा नहीं मिल रही। जिस तरह का आपका मिजाज है, आपकी किसी से नहीं बनती। जो मुलाजिमा रखो आप 4 दिन बाद निकाल देती हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये गंदी रहती है, इसके हाथ गंदे हैं, इसके कपड़े मैले हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं इस झंझट से गिलासी पालूं तो बेहतर है। अब ये मेरी बीवी है और ये आर्या आपको संभालेगी। इसकी आप छुट्टी करवा दें तब भी इसकी छुट्टी नहीं हो सकती। ये सुनकर वो कहने लगी, बेगैरत, बेशरम, तुमने निकाह कर लिया, लड़के को भी लेके आ गए। मुझे कहते तो मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करती। वो कहने लगा, इतनी जहमत कौन करे, पहले रिश्ता पसंद करो, फिर मंगनी करो, फिर इसके बाद शादी पर खर्चा करो। मैंने सोचा शॉर्टकट कर लेना बेहतर है। मैं तो अली की बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वो हंसते हुए अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, नहीं, मैंने शादी, ये लड़की आपकी केयर टेकर है, बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ के लाया हूँ। आज के बाद ये आपका ख्याल रखेगी और दादी, आप इसे तंग नहीं करेंगी। ये बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए इसके साथ अपनापन बना के रखते हैं। गरीब भी है और जरूरतमंद भी। मिनटों में वो लड़का मेरा मसला हल कर चुका था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इसकी दादी के पास आई थी, जो इसे माथे पर बल डाले देख रही थी। कहने लगी, ए लड़की, तुम मुझे सच बताओ, क्या इसने तुमसे शादी तो नहीं की? तुमसे निकाह तो करके नहीं लाया ना? मैंने नफी में सर हिलाया था। अली कहने लगा, दादी, आपको मुझ पर एतबार नहीं है? वो कहने लगी, नहीं, मुझे तुम पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर मुझे सर से पैर तक देखने लगी। मैं कहीं से भी मुलाजिमा नहीं लग रही थी। साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आंखें रोई रोई सी थी। कहने लगी, देखने में तुम कहीं से मुलाजिमा तो नहीं लग रही, अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन रखे हैं। सच सच बताओ, लड़की की किस्सा क्या है? क्या सचमुच तुम दोनों ने निकाह तो नहीं कर लिया? देखो, मैं इस तरह की शादी की बहुत खिलाफ। वो कहने लगी। मैं कहने लगी, नहीं, वो मेरे कुछ नहीं लगते, हमने निकाह नहीं किया, मैं तो घर से भाग कर आई हूँ। फिर वही दास्तान मैंने अली की दादी को भी सुनाई, जो कि अली को सुनाई थी। बहरहाल इसकी दादी काफी तेज किस्म की खातून थी। कहने लगी, ठीक है, देखो, तुम्हें मेरे हर काम को अपने हाथों से करना है। तुम साफ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें रख रही हूँ। तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। अली कहने लगा, दादी अम्मा, इतना बड़ा घर है, कम से कम इसे रात को तो बख्श दे, इसे गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। अली की बात सुनकर इसकी दादी ने इसका कान पकड़ा था। कहने लगी, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, इसलिए ये लड़की सिर्फ मेरे साथ रहेगी, रात को अलग कमरे में नहीं सोएगी। हो सकता है कि वाकई तुम दोनों ने निकाह किया हो और रात को तुम दोनों, जो बात अली की दादी जन्नत बेगम ने कही थी, हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मुझे तो जैसे जमीन में धंसने लगी थी। इसकी दादी किस तरह से ऐसी बात कह सकती है? कितना तो यकीन दिला दिया कि नहीं हुआ निकाह। जन्नत बेगम ने मुझे अपने कमरे में ले गई। अगर इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।